स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उषा गोयल आज एक बार फिर आपके साथ हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करूँगी वो मेरा टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में जो मैं आपको बताऊँगी वो सबसे मेन चीज़, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता है। ये उच्च कोटि की नागरिक सभ्यता थी और इस सभ्यता के बारे में हमें 1921 में सबसे पहले पता चला जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में अपना काम शुरू किया था। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो में आर.डी. बनर्जी ने अपना काम शुरू किया और इस सभ्यता की खुदाई में जो अवशेष मिले, जो इन स्थानों से अवशेष मिले, उन अवशेषों के आधार पर हमें ये पता चला कि ये कितनी प्राचीन सभ्यता है, कितनी उन्नत नागरिक सभ्यता थी। उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके धार्मिक जीवन के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, हर पहलुओं के बारे में हमें यहाँ से प्राप्त चीज़ों के बारे में पता चला। और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, जहाँ जहाँ इसका विकास हुआ, उसके बारे में भी हमें बाद में जितनी खुदाइयाँ हुई उनसे पता चला। ये सभ्यता प्रमुख रूप से आधुनिक पाकिस्तान, जो कि उस समय हमारा हिस्सा था, उसकी सभ्यता थी। इसके बाद पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहाँ कई स्थानों पर हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले। अब 1921 में ये काम कैसे शुरू हुआ, इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बड़ी रोचक कहानी है वो आपको बताऊंगी। 1856 में अंग्रेज़ों को रांची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछानी थी। उसके लिए उनको अच्छा पत्थर चाहिए था और वो पत्थर उनको कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में उनको पता चला कि यहाँ एक हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीला बना हुआ है और वहाँ पर पत्थर है। तो उन्होंने उस टीले की जब खुदाई करनी शुरू की तो उनको पत्थर मिलने शुरू हुए और जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ता गया तो उनको वहाँ से कुछ ईंट मिली जो कि पक्की ईंट थी और उन ईंटों पर कुछ अलग तरह का चित्र बना हुआ था। उसके बाद उनको वहाँ से मोहरें भी मिली। उन मोहरों को देखकर वहाँ के जो काम करने वाले थे उनको ये लगा कि यहाँ पर किसी सभ्यता के अवशेष हैं। फिर इसके बाद 1921 में ये काम हमारे यहाँ शुरू हुआ। उस समय दयाराम साहनी पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस काम को शुरू किया और धीरे धीरे बाद में इस काम को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार बाद में अनेक इतिहासकारों ने इस पर अपना काम किया, जिनमें प्रमुख रूप से एन.सी. मजूमदार हैं, डॉक्टर सूरजभान हैं, यज्ञदत्त शर्मा हैं और आज भी इस पर काम चल। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया अनेक इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया, जिनमें प्रमुख रूप से एन.सी. मजूमदार, डॉक्टर सूरजभान, यज्ञदत्त शर्मा और अनेक इतिहासकार जो आज भी अपना काम इस पर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले। पाकिस्तान का जैसे मैंने बता दिया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में बताया। पाकिस्तान में शाही टम्प है, सुटकांगन दौर है, निहंग खां है, वहाँ से हमें इसके अवशेष मिले। हरियाणा में अनेक स्थानों से, बनावली, मिठाथल, भगवानपुरा, रोहतक के पास, और इसी प्रकार पंजाब में रोपड़, संघोल, राजस्थान में कालीबंगा और 13 दूसरे स्थानों से, और उत्तर प्रदेश में आलमगीर और गुजरात में लोथल, रंगपुरा से हमें इसके अवशेष मिले हैं। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये सभ्यता काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। लगभग इसका 2 लाख, लगभग मैं आपको बोल रही हूँ, लगभग 2 लाख किलोमीटर तक का क्षेत्रफल इसका माना जाता है। अब हमारे सामने जो मेन क्वेश्चन मेरा है कि उस समय इस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। यानी कि विशेषताओं में हम इनका सामाजिक जीवन देखेंगे, इनका आर्थिक जीवन देखेंगे, इनका धार्मिक जीवन देखेंगे, इनका क्या व्यापार था, किस प्रकार के उद्योग धंधे थे, किस प्रकार की इनकी कलाकृति थी और किस प्रकार का इनका प्रशासन था। इसको हम विशेषताएं कहते हैं, किसी भी सभ्यता की विशेषताओं के लिए जानने के लिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये एक उच्च कोटि की नागरिक सभ्यता थी। तो नागरिक सभ्यता की क्या विशेषताएं होती हैं, हम किसे नागरिक सभ्यता कहेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके जो भवन थे, उनके जो मकान थे, वो किस प्रकार के थे। तो हमें जितने भी अवशेष मिले हैं उन अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि इनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, एक जैसे थे। कई मकान
2-2 कमरे के, कई मकानों में 5-5 कमरे भी होते थे, खुला आंगन होता था, हर मकान में कुआं मिला है। कुछ मकान हमें 2 मंजिले भी मिले हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। और सबसे विशेष जो मेन बात थी, इन सभी मकानों के दरवाजे खिड़कियाँ एक तरफ ही खुलते थे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आज आप किसी नगर में जाते हैं और अगर आप किसी टाउन प्लानिंग के हिसाब से मकान बने हुए देखते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी मकान, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, एक तरह के ही बने हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नगर बसाने में कितने कुशल थे। दूसरा, मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल आपको नागरिक सभ्यता के लिए दूंगी। हमें उनका पता चला है कि वहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम जिसे हम कहेंगे, वो मिला है। और उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि वो 39 बाय 23 का था और 8 फुट गहरा था। और उसके दोनों तरफ यानी कि उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। उसके पास एक कुआं है और वो पक्की ईंटों से, अंदर से पक्की ईंटों से बनाया गया है और चारों तरफ उसके बरामदा बना हुआ है। आप क्या कल्पना करेंगे, आप क्या सोचेंगे कि ये इतना बड़ा जो ग्रेट बाथरूम हमें मिला है, ये किसी धार्मिक उत्सव के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। आज आप कहीं भी जाइए, आप कुरुक्षेत्र मानसरोवर जाइए, कहीं भी जाइए, आप कोई भी जब धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ आदमी जाते हैं, जनता जाती है और स्नान आदि करती है। ये हमें वहाँ से मिला है। दूसरा, एक और मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगी। मोहनजोदड़ो से ही एक बहुत बड़ा अनागार यानी कि जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाता था, इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत बड़ी है। और ये कालीबंगा से भी मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से, यानी कि 169 बाय 135 लंबा चौड़ा था ये। यानी कि इसको देखकर क्या अनुमान लगाएंगे हम कि यहाँ पर अनाज इकट्ठा सरकार के द्वारा किया जाता होगा। प्रशासन कर के रूप में वहाँ से अनाज लोगों से लेता होगा और बाद में उसको प्रजा में किसी भी संकट के समय में बांट दिया जाता होगा, जैसे आज भी अपने यहाँ राशन प्रणाली है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये उस समय की नागरिक सभ्यता की हमें जानकारी देती हैं। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी भवन मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें एक बहुत बड़ा 230 बाय 115 230 बाय 115 का एक बहुत बड़ा हॉल मिला है। इसको देखकर हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर कोई सभा होती होगी या यहाँ पर प्रशासन के व्यक्ति बैठते होंगे या कोई इस तरह का कोई भी प्रशासनिक कार्य वहाँ पर किया जाता होगा। और किसी नगर की विशेषता उसकी सड़कें होती हैं। आज हम अगर अपनी सड़कों की बात करें, आज तो बहुत अच्छा कुछ है। अगर 10 साल पुरानी सड़कों की बात करूँ तो हर एक जगह टूटी फूटी सड़कें थी, लेकिन उस समय सड़कें बहुत अच्छी थी। 13 से 34 फुट तक ये चौड़ी होती थी, समकोण पर जाकर एक दूसरे को काटती थी। सड़कों पर कूड़ादान बनाए हुए थे और रोशनी का विशेष प्रबंध वहाँ पर किया हुआ था। ये सब चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं। मैं बार बार एक बात जो आपको कह रही हूँ, ये सब कुछ पुरातत्व के आधार पर हम इनको कह रहे हैं। इसके बाद किसी भी नगर की एक विशेषता होती है, नालियों की कैसी व्यवस्था है। अगर आप एक बारिश में ही अगर वो नगर डूब जाता है तो आप क्या कहेंगे, किसको दोष देंगे। लेकिन उस समय नालियों की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। छोटी छोटी नालियाँ जो घरों से निकलती थी वो बड़े नालों में जाकर मिलती थी और छोटी नालियों को इस प्रकार ईंटों से ढका जाता था कि उनको आसानी से उन ईंटों को उठाया जा सके और उनकी सफाई आदि की जा सके। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम इस सभ्यता को नागरिक सभ्यता कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नागरिक सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में क्या अंतर है। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को नागरिक सभ्यता और आर्य सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में जैसा कि आपको पता है क्या आता है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारे मनोरंजन के साधन क्या हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामाजिक जीवन को बताती हैं। तो उस समय जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में भी जो चीज़ें जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ही हमने अंदाज़ा लगाया गया है। यहाँ मैं एक बात और कहूँ, ये चाहे हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, अभी तक कोई भी इतिहासकार
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाया है। सब कुछ जो अनुमान लगाया गया है वो उन चीज़ों के आधार पर, जो अवशेष हमें मिले हैं उनके आधार पर लगाया गया है। तो परिवार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मकान छोटे भी मिले हैं, बड़े भी मिले हैं, तो उन मकानों को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार में कई लोग रहते होंगे, मिलजुल कर रहते होंगे। परिवार का मुखिया भी कोई रहता होगा, क्योंकि जिस तरह से मकान बनाए हुए हैं। तो पारिवारिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से हम चीज़ों के आधार पर ही बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगी, उस समय जो परिवार थे वो मातृ प्रधान थे। आई थिंक आप समझते हैं मातृ प्रधान, यानी कि जहाँ माँ के नाम से परिवार को जाना जाता हो, इसको मातृ प्रधान परिवार कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा, उस समय सामाजिक वर्गीकरण था। सामाजिक वर्गीकरण क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ मकान तो 5-5 कमरों के बने हुए हैं, कुछ मकान 2 कमरों के बने हुए हैं। इससे हम स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े मकान थे उनमें बड़े लोग रहते होंगे, जो छोटे मकान थे उनमें छोटे लोग रहते होंगे। सामाजिक वर्गीकरण, जैसे आज भी आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, किसी भी नगर में जाएंगे, तो वहाँ 500-500 गज की कोठियाँ भी मिलेंगी, आपको 160 गज में भी आपको प्लॉट मिलेंगे। इसको हम सामाजिक वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद भोजन, क्या हम खाते थे? हमें बहुत अधिक मात्रा में गेहूँ, जौ, चावल के दाने मिले हैं, दालें मिली हैं, हमें दूध, दही, इनके मसाले का बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयोग करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ हर घर से सिलबट्टे मिले हैं, जो क्या दर्शाते हैं कि वो अच्छा मसाला, यानी कि अच्छा छोंक आदि लगाकर अपना भोजन करते होंगे। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यानी कि मांसाहारी भी थे। बहुत अधिक मात्रा में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वो लोग मछलियों को पकड़ते थे, उनको भोजन के रूप में उनका प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट, वस्त्र, यानी कि वो कैसे कपड़े पहनते थे। बहुत अधिक मात्रा में हमें तकली, सुइयाँ और कपास ये हमें मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग सूती कपड़े ज़्यादा प्रयोग करते थे, और जो रईस आदमी थे, अमीर लोग थे, वो ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और पहनावा, जो हमें जो मूर्तियाँ मिली हैं उनसे ये है कि स्त्री नीचे एक घाघरा पहनती थी और ऊपर एक वस्त्र अपने लपेट लेती थी, और इसी प्रकार पुरुष भी धोती पहन के ऊपर अपना एक वस्त्र लपेटते थे। इस तरह की मूर्तियाँ हमें बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं। अब सबसे मेन चीज़ हमें है आभूषण, यानी कि किसी भी सभ्यता को अगर आप देखेंगे, अगर आप और किसी प्राचीन सभ्यता की मैं बात करूं, तो स्त्री हो या पुरुष, सबको आभूषण पहनने का शौक रहा है। वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, हाथी दांत के आभूषण मिले हैं, मिट्टी के आभूषण मिले हैं, कांसे के आभूषण मिले हैं और तांबे के आभूषण मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने चांदी के आभूषण अमीर लोग पहनते होंगे और मिट्टी के या तांबे के या कांसे के गरीब लोग पहनते होंगे। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हमें कान में पहनने की बालियां, चूड़ियाँ, नथ, पाजेब, ये सब चीज़ें हमें, बाजूबंद, ये सब चीज़ें हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। अब मैं आपको मनोरंजन के साधन, आज नागरिक सभ्यता की, आज के नागरिक सभ्यता की मैं बात करूं, नगरों की बात करूं, तो आज मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन क्या है? सारे दिन आप या तो मोबाइल पे लगे रहेंगे या आप अपना टीवी देखते रहेंगे बच्चे। तो उस समय भी इस सभ्यता का जो मनोरंजन का साधन था वो इंडोर गेम्स था, यानी कि घरों में खेले जाने वाले जो खेल थे उनसे लोग मनोरंजन करते थे। यानी कि हमें बहुत अधिक मात्रा में शतरंज और चौपट के अवशेष मिले हैं। कुछ लोग बाहर शिकार करने भी जाते थे, कुश्ती का भी दंगल होता था, लेकिन इंडोर गेम्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब नृत्य और संगीत का उनको शौक था, क्योंकि हमें छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें एक मूर्ति हमें, मैं आगे इसको डिस्कस भी करूंगी, एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति बड़ी सुंदर मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि उस समय नाच और गाने में भी उनका इंटरेस्ट था। अब धार्मिक जीवन का आधार भी हमारे पास जो अवशेष मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वही है। और उसमें सबसे पहला मैं कहूँगी वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। कैसे?
हमें बहुत अधिक मात्रा में छोटी छोटी एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे विशेष प्रकार के वस्त्रों से सजाया गया है, और जो उसका फोरहेड है, जो उसका माथा है, वो थोड़ा काला पड़ गया है। तो इसे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके नीचे वो दिया जलाते होंगे या अगरबत्ती जलाते होंगे, उससे धुएं से वो काला हुआ है। और बहुत अधिक मात्रा में हमें मात्र ये छोटी छोटी जो मातृ देवी की पूजा जो मैंने बोला, ये ऐसी मूर्तियाँ हमें मिली हैं। इसके अतिरिक्त शिव की पूजा भी वो लोग करते थे। हमें 2-3 मोहरें ऐसे मिली हैं जिनमें एक व्यक्ति को, दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसको उसके 3 मुख दिखाए गए हैं, उसके सिर पे क्या कहते हैं, भाला त्रिशूल है, और उसके चारों तरफ पशु हैं, यानी कि ये शिव का ही रूप माना जाता है। तो उस समय लोग शिव की पूजा भी करते थे। इसके अतिरिक्त पशुओं की पूजा, देखिए ये हमारे, मैं यहाँ थोड़ा सा हट के एक बात कहूँगी, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या जो चीज़, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, हम उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो पशुओं की पूजा, अब उनको कोई भयंकर सांड सामने आया तो उसके सामने हाथ जोड़ लिए, ये हमें अवशेष मिले हैं, ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। तो उस समय वो लोग पशुओं की भी पूजा करते थे, वृक्षों की भी पूजा करते थे, यानी कि कुछ लोग पीपल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। कुछ मूर्तियाँ, कुछ छोटी छोटी मोहरें हमें ऐसे मिली हैं जिनमें सांप के चित्र हैं, तो इससे ये भी पता चलता है वो सांप की भी पूजा करते होंगे। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रही हूँ, होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ अभी कल्पना की हुई है, हम पढ़ नहीं पाए। इसके अतिरिक्त उस समय जादू टोनों में भी विश्वास था लोगों का, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में हमें ताबीज़ मिले हैं। और मैं यहाँ बीच में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, हर घर से हमें बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं। आज आप किसी भी घर में जाइए, जिसकी जैसी हैसियत होगी, उनके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो महंगे से महंगा खिलौना, या गरीब के घर में जाएंगे तो एक प्लास्टिक का खिलौना, और भी गरीब के घर में जाएंगे तो मिट्टी का खिलौना आपको उसके घर में बच्चों के लिए मिलेगा। ये बहुत अधिक मात्रा में हमें सोने, चांदी, हाथी दांत, कांसे, मिट्टी, इन पत्थर, इनके खिलौने बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। देखिए, आप अगर यहाँ मेरा एक पॉइंट समझ सकते हैं तो ये उद्योग धंधे में भी आएगा कि लोगों का ये काम था, बिजनेस था, खिलौने बनाने का काम था। ये मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। तो ये उनका धार्मिक जीवन। और यहाँ एक विशेष चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमें पूरी सभ्यता में कहीं से भी कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो लोग नास्तिक थे, लेकिन चीज़ें हमें बहुत मिली हैं। तो वो लोग अपने घरों में ही रहकर अपनी पूजा पाठ करते थे। अब नेक्स्ट है, मेरा पॉइंट है आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन में सबसे पहले किसी भी नगर या गांव का जो धंधा होता है वो कृषि होता है, खेती बाड़ी होता है। आर्थिक जीवन के बारे में ये सभ्यता बहुत ही उन्नत थी, और जितने भी हमें अवशेष मिले, इन अवशेषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी। आर्थिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी वो है खेती बाड़ी या कृषि या एग्रीकल्चर। हमें जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि उनका प्रमुख धंधा था, और वो लोग गेहूं की, जौ की और चावल की प्रमुख मात्रा में खेती करते थे। सिंचाई के साधन उनके पास बहुत अधिक थे, क्योंकि नदियां आसपास होने के कारण पानी की कोई कमी नहीं थी। हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि वो हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि जो हल का लकड़ी का हिस्सा था वो तो समय के साथ ख़त्म हो गया, और जो नीचे का जो उनका तांबे का जो जिसे हम फाल्स कहते हैं वो अभी तक हमारे पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त वो फलों का भी उनका उत्पादन होता था। उसमें मैंने जैसे पहले बताया, खजूर प्रमुख रूप से वो पैदा करते थे, नींबू का भी उनका पैदावार होती थी। तो ये सब खेती बाड़ी उनका प्रमुख धंधा था। दूसरा जो उनका धंधा था वो है पशुपालन। ये भी आपको पता है, आज तो भैंस है 1-1 करोड़ रुपए तक की बिकती हैं। तो उस समय भी पशुपालन लोगों का धंधा था, पशुओं का वो पालन करते थे। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य। जैसा कि किसी भी देश की समृद्धि के लिए उसका व्यापार का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। उस समय हड़प्पा संस्कृति का जो व्यापार था वो थल के द्वारा भी और
समुद्र के रास्ते से भी होता था, और दूसरे देशों के साथ, और आंतरिक व्यापार अपने ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जाता था। सामान ढोने के लिए अपने आंतरिक जो होता था वो बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, और जो विदेशों के साथ समुद्री मार्ग से होता था वो नावों के द्वारा किया जाता था। हमें लोथल से, जो गुजरात में है, बहुत अधिक मात्रा में ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर नाव के चिन्ह बने हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो लोग समुद्र के रास्ते से इन नावों के द्वारा व्यापार करते थे। और उस समय हमारा विदेशों के साथ जो व्यापार था उसमें सुमेर, मेसोपोटामिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ इन देशों के साथ हमारा व्यापार होता था। विनिमय प्रथा थी। विनिमय प्रथा क्या होती है? सामान अदला बदली करके, जैसे हमने यहाँ से अपने मसाले भेज दिए, उनके यहाँ से जो चीज़ वहाँ से थी वो हमने मंगवा ली, इसको हम विनिमय प्रथा कहते हैं। क्योंकि उस समय मुद्रा प्रणाली नहीं थी, अभी तक हमें ऐसा कोई भी अवशेष नहीं मिला, और मिला भी है तो हम उसे पढ़ नहीं पाए, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी उस करेंसी थी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो विनिमय प्रथा, अदला बदली जिसे हम कहते हैं, कि मैंने आपको ये चीज़ दे दी है, आप इसके बदले मुझे ये चीज़ दे दो, इसको विनिमय प्रथा कहते हैं। तो विनिमय प्रथा उस समय प्रचलित थी। इसके बाद माप तोल। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये। यानी कि इस सभ्यता का काल अगर मैं आपको बताऊं तो 2700 BC से लेकर 1700 BC तक इसका समय माना गया है। यानी कि आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, और उस समय की जो चीज़ें हमें मिली हैं वो हमें आज की नागरिक सभ्यता से ज़्यादा उन्नत दिखाई देती हैं। हमें बहुत अधिक मात्रा में बाट और बट्टे मिले हैं, और बाट और बट्टे बहुत भारी तौल में और बहुत छोटे छोटे। भारी तौल बड़ी चीज़ों को तौलने के लिए, और छोटे छोटे जो बट्टों का प्रयोग कौन करता है? जोहरी या सुनार। हमें बहुत अधिक मात्रा में ये बाट और बट्टे मिले हैं। इसी तरह मापने के लिए हमें कांसे की छड़ी मिली है। यानी से अगर आप कहीं से कुछ कपड़ा लेने जाते हैं तो आप देखते हैं दुकानदारों के पास एक स्टील की छड़ होती है, उससे वो माप कर कपड़ा देता है। हमें उस समय कांसे की छड़ी मिली है, और उस छड़ी पर एक उचित दूरी पर निशान बने हुए हैं। यानी कि उस छड़ का प्रयोग वो किसी चीज़ को नापने के लिए करते थे। और जो बड़े बड़े बाट मिले हैं उनको रस्सों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, और जो भारी सामान था उनको बैलगाड़ियों के द्वारा भेजा जाता था, और जो दूसरा सामान जो दूसरे देशों में भेजा जाता था वो समुद्र के रास्ते से भेजा जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जीवन। हमें राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन क्या इतनी उन्नत सभ्यता बिना किसी प्रशासन के हो सकती है? आई थिंक नहीं। इस सभ्यता के अवशेषों को, उनके रहन सहन को, उनकी चीज़ों को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीतिक जो स्थिरता थी वो बहुत मजबूत थी, राजनीतिक एकता थी, प्रशासन मजबूत था, सारे फैसले प्रशासन के द्वारा लिए जाते थे, तभी सभी चीज़ें हमें एक रूपता में दिखाई देती हैं। उस समय हमें जो शस्त्र मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, वो बहुत छोटे छोटे मिले हैं, और वो तांबे के मिले हैं। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, शांति प्रिय लोग थे, यानी कि युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ये उस समय की सभ्यता की जो मेन विशेषताएं थी, इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगी। उस समय की जो कला, मूर्तिकला, चित्रकला, अनेक छोटी छोटी मोहरें, हमें इतनी छोटी मोहर भी मिली है जिस पर सिर्फ 7 अक्षर लिखे हुए हैं। हमें एक जो और बड़ी जो मोहर मिली है उस पर 17 अक्षरों में लिखा हुआ है। इससे बड़ी मोहरें नहीं मिली। देखिए, मोहरों का मीनिंग आप समझते हैं। आज आप किसी यूनियन के पास जाएंगे तो उसकी अपनी एक मोहर होती है, वो आपको स्टैंप लगा के दे देता है कि मेरी ये चीज़ है। हमें मोहरें मिली हैं, लेकिन उन पर जो लिखा हुआ है उसको हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। उस समय की कला, जो मूर्ति मिली हैं,
या पत्थर की बनी हुई हैं या धातु की बनी हुई या टेराकोटा की बनी हुई हैं। और उनमें मूर्तियों में स्पेशल 2-3 चीज़ों का मैं यहाँ जिक्र करूँगी। एक डांस करती हुई लड़की, उसका एक हाथ कंधे पे है, एक हाथ में चूड़ियाँ हैं और बड़ा ही उसने अच्छा अपना पोज बनाया हुआ है। यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय कला भी कितनी उन्नत थी। मूर्तियाँ इतनी सुंदर बनी हुई हैं, जैसे उसमें एक मैंने बताया आपको पहले भी, एक दाढ़ी वाला पुरुष जो दिखाया गया है, एक मनुष्य का धड़ जो दिखाया गया है, संगमरमर वाइट पत्थर की बनी हुई है। तो उस समय की कला बहुत ही सुंदर थी। भवन निर्माण कला के बारे में बता चुकी हूँ। छोटे छोटे उद्योग, जो भी हमें आभूषण मिले, जो भी हमें चीज़ें मिली, उनको बनाने वाले वहाँ रहे होंगे, वो भी उनकी एक कला थी। यानी कि उस समय की जो कला थी वो बहुत ही उन्नत थी। इसलिए इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और आपकी क्या कहते हैं सीरिया और बेबीलोन की सभ्यता का समकालीन इसको माना जाता है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट और आपको लूँगी। कई बार ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए, जो इस प्रकार की सभ्यताएं होती हैं उनका पतन एक दिन नहीं होता। एक चीज़ यहाँ आज हुई, दूसरे स्टेट में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद, ऐसे ही सभ्यता का जन्म होता है और ऐसे ही सभ्यताओं का पतन होता है। बाढ़ भी कारण रहा होगा, भूकंप भी कारण रहा होगा, आक्रमणकारी भी हो सकते हैं, कोई महामारी भी फैल सकती है। यानी कि ऐसी इस तरह की सभ्यताओं के पतन का हम कोई एक कारण नहीं बता सकते। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगी कि ये सभ्यता पूर्ण रूप से पुरातत्व पर आधारित है। और इस सभ्यता के जब जो चीज़ों को मैंने खुद 1-2 साइट का विजिट किया है तो वहाँ पता चलता है कि कितनी उन्नत सभ्यता थी। तो मेरा ख्याल, मेरा ये जो आपका चैप्टर है या जो मेरा लेक्चर है, आप लोगों को, आप बच्चों को पसंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। मैं स्टूडेंट्स में आपसे ये निवेदन करूँगी कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मेरा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे।